हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि पीरियडिक ट्रेंड यानी कि पीरियड में पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या ट्रेंड आएगा। लेफ़्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटेगी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। तो इस पे बात करते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहला टॉपिक आता है अपना एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ ये एटॉमिक साइज़ क्या होता है। तो अगर हम देखें थ्योरेटिकली एटॉमिक साइज इज़ द आउटर मोस्ट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस बात पर ध्यान देना कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। एटॉमिक साइज़ हम तभी नापते हैं जो किसी भी एटम का जब वो आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस मतलब गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तभी देखेंगे हम। यानी कि क्या होगी डिस्टेंस न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, ठीक, उसे ही बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे कि हम इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें जो डिस्टेंस मिल रही है इसे क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95% है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 95%। ये 95% यानी कि इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस। और ये एंगस्ट्रॉम में देखी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, किसी मेडिकल के एग्ज़ाम में किसी राज्य ने पूछा था कि ये किस में यूनिट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखें किस में होती है यूनिट, एंगस्ट्रॉम में। तो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस यानी कि जो सबसे बैलेंस सेल यानी कि सबसे बाहर वाला जो सेल होगा न्यूक्लियस से वहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज़ देखते हैं, उसी से एटॉमिक रेडियस देखते हैं, उसी को एटॉमिक रेडियस हम बोलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र एटॉमिक साइज प्रैक्टिकली बिकॉज नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ द आइसोलेटेड गैसेस एटम इज़ डिफ़िकल्ट। यानी कि किसी भी एटम का सिंगल फॉर्म में होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमें किसी का भी एटॉमिक साइज़ फाइंड करना बहुत टफ होता है। सिंगल फॉर्म में होना टफ होने का मतलब है कि जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। लेकिन जैसे अदर एलिमेंट्स आप किसी को भी ले लो, क्लोरीन है तो Cl2 में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन HCl के साथ होगा, तो इसकी हमें आइसोलेटेड होना चाहिए। कोई अकेला होगा तभी उसकी रेडियस आप फाइंड कर पाओगे, लेकिन आइसोलेटेड नहीं होगा तब तक आप उसकी रेडियस नहीं बता सकते। तो इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द रेडियस फाइंड करनी पड़ती हैं। तो सेकेंड है कि पोजीशन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन बता पाओगे फिक्स या उसकी वेलोसिटी बता पाओगे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी यानी मोमेंटम बता पाओगे। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है एक तरीके से। एरर इन वेलोसिटी बता पाओगे और एरर इन द मोमेंटम मास बता पाओगे, सॉरी पोजीशन बता पाओगे। अगला पॉइंट है कि देयर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज इज डन बाय द कैलकुलेटिंग हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि दो एलिमेंट हैं, या तो ऐसे जुड़े हो सकते हैं इस तरीके से, या वो इस तरीके से जुड़े हो सकते हैं, या वो हो सकता है यहाँ हो। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो उसको आधा कर दो, इसे क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर दो, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट एंड केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट विद इन देम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस। रेडियस 3 टाइप की होती है। पहली कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किसके लिए होती है, फॉर नॉन मेटल्स के लिए। मेटेलिक रेडियस मेटल्स के लिए होती है, और वॉन डेर वाल रेडियस नोबल गैसेस के लिए होती है, ठीक है। 3 रेडियस ध्यान रखें, कोवेलेंट, मेटेलिक, वॉन डेर वाल। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कोवेलेंट रेडियस की। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि कोवेलेंट रेडियस इज़ हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिंगली बॉन्डेड एटम्स। तो कोवेलेंट रेडियस इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है, तो मैं अभी आपको समझाने का और प्रयास करता हूँ, एक नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा मैं। तो कोवेलेंट रेडियस को अगर मैं इस तरीके से समझाऊँ कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आप समझिए, कोवेलेंट रेडियस 2 टाइप की होती हैं। कोवेलेंट रेडियस इसमें थोड़ा कम है, इसमें मेरे नोट्स में आप समझिए। कोवेलेंट रेडियस जो 2 टाइप की होती हैं, एक तो सेम एटम कंबाइन, सेम टाइप के एटम कंबाइन करें तब, व्हेन डिफरेंट एटम
कंबाइन, जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करें तब। ठीक, तो सेम एटम कंबाइन का मतलब जैसे कि H2 Cl2 F2, इस तरीके से सेम एटम कंबाइन करें, यानी कि डेल्टा ऑफ द इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होना चाहिए, 0। अब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या भला है ये बताऊंगा मैं अभी आपको। डिफरेंट एटम कंबाइन का मतलब है कि जैसे कि HF HCl HBr, ठीक है, एक्सेट्रा, इस तरीके के एटम कंबाइन करेंगे, डिफरेंट एटम कंबाइनेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले बोलता हूँ मैं, अब जो सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो तो इस पेज पे दिया गया है, यहाँ समझिए। जब ये सेम एटम वाला कॉन्सेप्ट है ये बेटा, ठीक है, सेम एटम, तो ये डिस्टेंस ऑफ द AA, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस देख लो और उसको आधा कर दो इस तरीके से, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ द एटम एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ द। तो रेडियस ऑफ द A, यानी कि ये A एटम है, कोई A एटम है, A का मतलब है सेम एटम्स हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ द एटम देखोगे तो डिस्टेंस ऑफ द A, जो ये पूरी डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसका आधा कर दो तो आपको ये रेडियस मिल जाएगी, इसे बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, 3 टाइप ऑफ द कोवेलेंट रेडियस कैन बी गिवन बिटवीन 2 होमो एटम्स। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस यानी कि SBCR, हाफ सिंगली बॉन्डेड एटम्स, यानी कि कार्बन कार्बन है मान लो, तो इसके सिंगल बॉन्डेड वाले जुड़ा है ना, तो इसको आधा कर दो। डबल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस यानी कि हाफ ऑफ द डबल बॉन्डेड, यानी कि कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका आधा कर दो, कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका आधा कर दो। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, आपको पता है, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम होती है। अगर ये नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता लग जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ द कार्बन कार्बन सबसे कम होगी, डिस्टेंस ऑफ द कार्बन कार्बन उससे और कम होगी, डिस्टेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में और उससे कम होगी। तो आपको अगर रेडियस निकालनी है तो उसका आधा कर दो, फिर से रेडियस निकालनी है तो उसका आधा कर दो, फिर से रेडियस निकालनी है तो उसका आधा कर दो, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगली बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस इज कोवेलेंट रेडियस। तो हम मेनली किसको मानते हैं कोवेलेंट रेडियस, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड रेडियस को ही कोवेलेंट रेडियस माना जाता है, बिकॉज एटम्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर बॉन्डेड एट लीस्ट बाय सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड वाइल दे मे और मे नॉट फॉर्म डबल ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ इतना याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड को ही हम कोवेलेंट रेडियस मानते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के ओवरलैपिंग पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो उसका आधा कर दो, इसे क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट रेडियस। ठीक, तो नेक्स्ट आता हूँ मैं, सेकेंड फॉर्म है कि डिफरेंट एटम कंबाइन, इसमें नहीं दिया गया है। इसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो ये डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ गए हैं यहाँ पर। ठीक, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, तो अब कैसे रेडियस निकालोगे, मान लो A है ये B है, तो रेडियस ऑफ द कोवेलेंट, यहाँ पर मैं A या B की नहीं लिखूँगा, रेडियस ऑफ द कोवेलेंट लिखूँगा मैं सीधे। तो रेडियस ऑफ द A प्लस रेडियस ऑफ द B माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द A, इसको और ले तरीके से लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ द B माइनस 9 इंटू डेल्टा एक्स इनका ये पिकोमीटर में आ जाएगी रेडियस। ठीक है, पिकोमीटर में, PM इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पिकोमीटर। ठीक, ये तो हो गया, एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट आप समझिए आप कि अगर इसमें अब एक कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ मैं आपको कि व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द कोवेलेंट रेडियस of covalent radius of hydrogen in H2 if hydrogen bond length is 20 एंगस्ट्रॉम। बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना होता नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि दे हाइड्रोजन एटम, ए भी हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में जो डिस्टेंस है ये, इसको बोला जाता है, इस डिस्टेंस को इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक, बॉन्ड लेंथ यानी कि DAA यही है। तो रेडियस क्या निकालोगे बेटा, DAA डिवाइड बाई 2, यानी कि सेम एटम है ना, तो हाइड्रोजन यानी कि सेम एटम वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करना है, 20 डिवाइड बाई 2 है, कितना हो जाएगा ये 10 एंगस्ट्रॉम रेडियस।
ठीक, अगला क्वेश्चन और लिख रहा हूँ कि व्हाट विल बी कोवेलेंट रेडियस ऑफ HF if H2 bond length is 20 angstrom and F2 bond length is 30 angstrom and electron negativity En is the electron negativity of fluorine is equals to 4 and hydrogen is equals to 2.1। ये चीज़ इसी चैप्टर में आप सीख जाओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, लेकिन अभी तक के लिए इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की आपको 4 दी गई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, और इसकी दी गई है आपको 2। ठीक, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तुमसे बोला कि हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस है ना, उसको बोला है तुम्हें कि ये अच्छे समझना क्वेश्चन, हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस बोला उन्हें 20 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाएगी तुम्हारी ये 10 एंगस्ट्रॉम। अब यही फ्लोरीन यानी कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की डिस्टेंस दी है, वो तुम्हें दी गई है, रेडियस ऑफ द तो फ्लोरीन निकालोगे तो कितनी हो जाएगी ये 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि हो जाएगी तुम्हारी 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अब तुम फार्मूला लगाओगे रेडियस का, रेडियस ऑफ द कोवेलेंट, तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ द फ्लोरीन माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, डेल्टा एक्स यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 माइनस हाइड्रोजन की 2.1, यानी कि ये 1.9 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन कितना निकाला हमने 10 प्लस ये कितना निकाला 15 माइनस 0.09 और ये हो जाएगा आपका 1.9। यहाँ से आप कैलकुलेट करके यूनिट आपकी आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक, तो ये तो हमने पूरा फार्मूला से आपको सेकंड मेथड समझाया। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है तो आप समझ गए होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्डेड से जुड़े होंगे उसे हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सेकेंड बात करता हूँ मैं मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस क्या होता है कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम ऑफ द मेटल, यानी कि देखो जी कोवेलेंट में क्या होता है इस तरीके से ओवरलैप होता है, लेकिन ये मेटल में क्या होता है ये सिर्फ ये जुड़े होते हैं इस तरीके से। बॉन्ड इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको 12th के सॉलिड स्टेट के पहले चैप्टर में, जो कि 12th में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, वहाँ पता लगेगा। तो इसमें कुछ मेटल के बॉन्ड, मेटल के एटम्स कुछ ऐसे होते हैं, मान लो आयरन का ही एटम है तो इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो मेटल इस तरीके से मेटल इस तरीके से जुड़े, कैसे जुड़े होंगे मान लो कि जैसे कि 1 के सिक्के रख दो आप यहाँ पर, 1 के सिक्के से रखते चले जाओ, 1 के 2 के, मान लो जो भी तुम्हारी मर्जी हो, ज़्यादा बड़े आदमी हो तो हम तो बोलते हैं 20 के सिक्के रख दो। ठीक है, 100 का भी सिक्का शायद आ गया तो वो भी रख दो तुम, लेकिन हमें सिर्फ समझाने से मतलब है। और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो क्या होता है वो इनको फेविक्विक की तरह जोड़ के रखता है, अब बताऊंगा। तो रेडियस ऑफ द मेटल क्या हो जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का अगर आधा कर दिया जाए तो रेडियस ऑफ द मेटल मिल जाएगी तुम्हें, क्या हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ द mm डिवाइड बाई 2। m माइनस m मत कर लेना इसको भैया, m माइनस m नहीं है, डिस्टेंस ऑफ द मेटल लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 रेडियस ऑफ द मेटल आ जाएगी, यानी कि इस टोटल डिस्टेंस का आधा कर दो। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड इन अर्ली 19 Paul Drude come up with the C of the electrons, metallic bonding theory by the modeling metals of the mixture of the kernels। कर्नेल क्या होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये देखा गया एन अरे ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन गैप्स ऑफ दीज कर्नेल्स, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जैसे कि Fe प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस जो घूम रहे हैं, और इनके बीच में क्या होगा एक निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकला है वो इनके बीच में घूम रहा है, यानी कि निगेटिव चार्ज सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड किए हुए है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कर्नेल बोलते हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो मूविंग पार्ट है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं ना, इसीलिए कोर बोलते हैं। और कर्नल क्यों बोलते हैं? कर्नल जो स्टेबल पार्ट है। जैसे कि अब लोहे में करंट आता है, क्यों आता है? ये जो कोर यानी कि जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी वजह से आता है। इसीलिए जो मेटल्स हैं उनमें ज़्यादातर करंट, इलेक्ट्रिसिटी के जो अच्छे कंडक्टर्स हैं उसमें करंट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। ये रीज़न होता है उसमें करंट आने का। और उसमें क्या बोला कि द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन सी हेल्प्स टू बाइंड कर्नल इन द अरे यानी कि ये मतलब लाइन में बांधने में, एक पंक्ति में बांधने में ये मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है वो। तीसरी रेडियस आती है वॉन डेर वाल रेडियस। ये क्या होती है? ये हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ द एलिमेंट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। यानी कि एक तो दो तरीके से बता सकता हूँ मैं कि दो तरीके से नॉन कोवेलेंट रेडियस होती है। पहले समझिए कि एक तो नोबल गैसेस के बीच में होती है। नोबल गैसेस दो होती हैं। नोबल गैसेस आपको पता है कभी बॉन्ड नहीं बनाती हैं आपस में, लेकिन होता क्यों है? ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इसका न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, थोड़ा सा अपने पास में थोड़ा ये खींच के ले आएगा। इंड्यूस्ड डाइपोल आ जाएगा इसमें। अब ये क्या होता है नया इंड्यूस्ड डाइपोल? ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पता लगेगा। तो इस वाली रेडियस को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए तो यानी कि ए है, ये ए है, तो रेडियस ऑफ द ए क्या हो जाएगा? ये मतलब रेडियस ऑफ द ए का मतलब वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। वॉन डेर वाल रेडियस ये क्या हो जाएगा? DA डिवाइड बाई 2 अगर सेम एटम है। और नॉन मेटल की वजह से क्या होती है? जैसे क्लोरीन को एक डिब्बे में बंद कर दिया तुमने, क्लोरीन के सारे एटम मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होगा? यहाँ पर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये घूम रहा है, तो एकदम से ये जुड़ तो पाएगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ले लो और उसको आप आधा कर दो, ठीक। ये डिस्टेंस है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द वॉन डेर वाल रेडियस क्या हो जाएगी? ये DA डिवाइड बाई 2 यहाँ से भी हो जाएगी। ये नॉन मेटल के लिए है और ये नोबल गैस के लिए है, तो ये दोनों में सॉल्व की जा सकती है। क्योंकि कोवेलेंट में क्या है? कोवेलेंट में एटम जुड़ नहीं पाएगा। अब देखिए अंतर क्या होता, सॉरी कोवेलेंट नहीं, वॉन डेर वाल है। कोवेलेंट में ओवरलैपिंग हो रही है, मेटल में सिर्फ जुड़ रहे हैं। और कोवेलेंट में ओवरलैपिंग हो रही है, मेटल में जुड़ रहे हैं। तीसरी वॉन डेर वाल, इसमें ये दूर है। तो आप देखने में लग रहा होगा कि सबसे बड़ी रेडियस कौन सी आएगी? वॉन डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होगी, उसके बाद मेटेलिक रेडियस होगी, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होगी, ठीक है। तो अगर इसको निकाला जाए तो यहाँ पे भी अच्छे तरीके से दिखा दिया गया है। रेडियस ऑफ द वॉन डेर वाल क्या हो जाएगी? DA डिवाइड बाई 2, दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा कर दो, ठीक। इन कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसनट्रेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस वाइल इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक बॉन्ड आर मूवेबल, सो अट्रैक्शन ऑफ द इन कोवेलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर मेटेलिक बॉन्ड। ऑल्सो वॉन डेर वाल फोर्सेज आर वीकेस्ट, सो वॉन डेर वाल रेडियस इज लार्जेस्ट। अभी मैंने बताया कि वॉन डेर वाल रेडियस बहुत बड़ी होती है, किससे? मेटेलिक रेडियस से, और फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। ऐसा क्यों? मैं बता चुका हूँ, ओवरलैपिंग की वजह से। फॉर नोबल गैस ओनली वॉन डेर वाल रेडियस इज कैलकुलेटेड। नोबल गैस में सिर्फ वॉन डेर वाल रेडियस की कैलकुलेट की जाती है। फॉर नॉन मेटल्स कोवेलेंट रेडियस एंड वॉन डेर वाल रेडियस बोथ कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे मैंने अभी बताया, ये तो हो गई तुम्हारी कौन सी रेडियस? ये कौन सी रेडियस है? ये तो है आपकी कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस ऑफ द क्लोरीन क्या हो जाएगी? D1 डिवाइड बाई 2। इस डिस्टेंस को, इस वाली डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, ये जो रेड से दिखा रहा हूँ, इस डिस्टेंस को आधा कर दो तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। लेकिन इस वाली डिस्टेंस को अगर आधा करोगे तो ये कौन सी आ जाएगी? ये वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक। इफ़ मेटल्स वॉन डेर वाल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस ऑल थ्री कैन बी कैलकुलेटेड। मेटल्स के सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। जैसे लिथियम ले लो, लिथियम सॉलिड में है तो उसकी मेटेलिक रेडियस देखी जाएगी और वॉन डेर वाल रेडियस देखी जाएगी, दोनों चीज़ें। और Li2 गैस में रिप्रेजेंट करता है कोवेलेंट रेडियस, यानी कि Li2 गैस में भी, और वो कोवेलेंट फॉर्म में स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, तो स्टेबल नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसमें कोवेलेंट रेडियस देखी जाएगी। यानी कि लिथियम सॉलिड में होगा तो मेटल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस। तो ध्यान रखिए कि मेटल में क्या क्या देख सकते हो? मेटल में तीनों रेडियस देख सकते हो, वॉन डेर वाल, कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियस। तो
तो एलिमेंट यानी कि मेटल ले लिया तो मेटल की रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट रेडियस मेटेलिक ही मानी जाएगी। मेटल की जो मेन रेडियस मानी जाएगी वो मेटेलिक मानी जाएगी, लेकिन दिखा ये तीनों सकते हैं, मेटेलिक, कोवेलेंट और वैन डर वाल। नॉन मेटल्स में कोवेलेंट और वैन डर वाल दो दिखाएंगे, लेकिन मेन कौन सी जानी जाएगी, कोवेलेंट। नोबल गैसेस सिर्फ वैन डर वाल दिखाती हैं और मानी भी इनकी कौन सी जाती है, वैन डर वाल ही मानी जाती है। नेक्स्ट बात करता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक। तब तक यहाँ के लिए अब तीनों चीज़ें ध्यान रखें। जैसे इसी में एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं कि व्हाट विल बी वैन डर वाल रेडियस एंड कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन। अब क्या करोगे, जैसे ऑप्शन ए दे दिया मैंने 0.66 एंगस्ट्रॉम एंड 0.66 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी 1.22 एंगस्ट्रॉम एंड 0.66 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी 0.66 एंगस्ट्रॉम एंड 1.22 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी 1.22 एंगस्ट्रॉम एंड 1.22 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए वैन डर वाल रेडियस बड़ी होती है। अब इससे कोई आपको फार्मूला तो बताया नहीं मैंने, सेम एटम का, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम है, भले ही डबल बॉन्डेड है, लेकिन कोवेलेंट रेडियस। तो ऑक्सीजन ना लेके आप एक काम करो, मैंने आपको बताया ऊपर कि इसमें आप रेडियस फाइंड नहीं कर पाओगे, तो यानी कि आप इसको ले लो, आप फ्लोरीन ले लो, ठीक। तो सेम एटम है, तो सेम एटम में वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा होती है, सेम है कोई भी हो, वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा होती है और कोवेलेंट रेडियस कम होती है। तो 0.66 एंगस्ट्रॉम और 0.66 दोनों बराबर तो होती नहीं। वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस, तो दोनों बराबर नहीं होती हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, वैन डर वाल बड़ी होती है, कोवेलेंट रेडियस छोटी होती है, देखिए वैल्यू सेम कर रहे हैं, दूसरा सही। यहाँ देख लो, तीसरा चेक कर लो, वैन डर वाल को छोटा बता रहा है, कोवेलेंट को बड़ा बता रहा है, गलत बात। वैन डर वाल और कोवेलेंट सेम बता रहे हैं, ये भी गलत बात, ठीक है। तो दो यानी कि अब इस हिसाब से यही अगर कोवेलेंट और मेटेलिक कोवेलेंट पूछा होता तब भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मेटेलिक रेडियस बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। अगर कोवेलेंट और मेटेलिक पूछा होता तब ऑप्शन सी हो जाता, ठीक। समझ जाओगे पूरी बात, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग oxygen, in which of the following atomic radius of oxygen can be calculated? ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस किस में कैलकुलेट की जा सकती है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2O2। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि कोवेलेंट रेडियस आप उसी में फाइंड कर पाओगे, या एटॉमिक रेडियस उसी में फाइंड कर पाओगे, एटॉमिक रेडियस उसी में फाइंड कर पाओगे जिसमें सेम वो एटम सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हो। तो यहाँ पे ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन तो मतलब इसकी तो कुछ बात ही, मतलब इतने दोनों बॉन्ड बनाए भी नहीं इसने, दो बॉन्ड बनाना चाहिए इसको, तो ये नहीं हो सकता। H2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो यहाँ तुम कैलकुलेट करने जाओगे ऑक्सीजन की रेडियस, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन जुड़ा है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्डेड से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजन जुड़ा, लेकिन आपस में भी तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसकी कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर पाओगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसी बैच में, क्वेश्चन यही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द, चलो दूसरा लेता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग atomic radius of carbon
can be calculated? Option A C6H6, option B C2H4, option C C2H2, ऑप्शन डी C2H6। तो बना के देखना पड़ेगा। ये है बेंजीन, इसको यहाँ बना लेता हूँ मैं। C2H4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ मैंने बेंजीन बनाया, इसमें सारे कार्बन होते हैं जो, इसको अगर इसको हटा दें आपको ना समझ में आए तो कैसे भी जुड़ा हुआ होता है ये, थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे मैं। यानी कि कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो अब सारे कार्बन देख लीजिए आप, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इस कार्बन डबल बॉन्ड से, सारे डबल बॉन्ड कनेक्टेड हैं। तो आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, यानी कि कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ देखो कार्बन कार्बन इससे डबल बॉन्ड आ गया, ये भी नहीं कर पाओगे। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ तो हद हो गई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड, तो यहाँ कैलकुलेट कर पाओगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सिंगल बॉन्डेड एटम सेम एटम से जुड़ा होगा तब उसकी आप रेडियस बता पाओगे। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ऐसे नाइट्रोजन का भी एक हो सकता है। और मैंने सारे तरीके के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वाले काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले पे ज़्यादा ध्यान देना। ये होते बहुत सिंपल हैं, आपको सोचना पड़ेगा कौन सी रेडियस बड़ी, तो बॉन्डर वॉल रेडियस बड़ी होती है, उसके बाद मेटेलिक छोटी होती है, फिर उससे कम आपकी होती है कोवेलेंट रेडियस। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।